हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ARW में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो हम कोलराउस का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग को जानेंगे कि कोलराउस का नियम और उसका अनुप्रयोग क्या है। तो उससे पहले कोलराउस का नियम क्यों आया, इसलिए आया, इसका क्या रीजन था, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कोलराउस का नियम क्यों आया, इसलिए आया और क्यों दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अनंत तनुता पर मोलर अथवा तुल्यांकी चालकता। जैसा कि हम लोगों मोलर और तुल्यांकी चालकता जानते थे कि भाई एक मोल या एक तुल्यांक वैद्युत अपघट्य विलयन के आयनों की जो कुल चालकत्व होता था, उसमें उपस्थित जो आयनों का कुल चालकत्व होता था वो उनका मोलर या तुल्यांकी चालकता कहलाता था, मोलर या तुल्यांकी चालकता। लेकिन भाई अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता क्या होता है? तो जनरली हम लोग जानते थे कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते थे तो चालकत्व तो बढ़ता था। हम लोग क्या जानते थे? हम लोगों ने ये जाना था कि कंडक्टेंस जो है बेटा, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम विलयन को तनु करते हैं तो विलयन का चालकत्व तो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि इसे अगर हम जितना तनु करेंगे विलयन का चालकत्व तो बढ़ेगा। सर क्यों बढ़ता है? क्योंकि रीजन आप जानते हो, एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अल्फा इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है सी जहां पर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सांद्रता जितना कम होगा वियोजित आयनों की संख्या उतनी अधिक होगी। इस फार्मूले से वियोजित आयनों की संख्या उतनी अधिक होगी। और भाई वियोजित आयनों की संख्या अधिक हुई तो चालकत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, चालकत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंफर्म है कि नहीं? तो इसलिए विलयन को तनु करने पर चालकत्व तो बढ़ता था। क्लियर है? ये बात हम लोगों ने क्लियर। एक बात और हम जानते हैं, थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सर सवाल ये आता है कि सर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं पहले ही। सर ये तो 100% पहले ही डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब वियोजित हुए रहते हैं। तो फिर इनका चालकत्व विलयन को तनु करने पर क्यों बढ़ता है? सर वीक के लिए आप बोले, दुर्बल के लिए बोले तो हम मानते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं जलीय विलयन में। तो जितना तनुकृत करेंगे उतना ही ज्यादा वे वियोजित होंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, पूर्णतः वियोजित हो गए, तो सर तब तनुकृत करने पर यहां क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में विलयन को अगर हम आप डाइल्यूट करते हैं, विलयन को क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट करने पर यहां पर कंडक्टेंस बढ़ता है, यहां पर भी कंडक्टेंस क्या होता है भाई? बढ़ता है। लेकिन यहां पर कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन आयन क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं बेटा। क्या कर जाते हैं? इंक्रीज। बात समझ में आया? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर विलयन को तनुकृत करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है। कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। उसका रीजन क्या है? सर उसका रीजन है कि डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज। मतलब आयनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, उनकी गतिशीलता। जैसे ये देखिए, ये सोडियम था, ये सोडियम क्लोराइड था, बिल्कुल पास था। इसमें मैंने जैसे ही वाटर डिसॉल्व कर दिया, तो ये बन गया सोडियम Cl। ये देखिए गैप बन गया ना, इन दोनों में गैप बन गया। यही बात ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप क्या करेंगे? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब विलयन को तनु करेंगे तो चालकत्व तो बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर जी यहां पर आयनों के बीच गैप बढ़ जाता है और इनका इंटरट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। इनका इंटरट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आई? अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अनंत तन्यता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता क्या है। अनंत तन्यता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी विलयन को हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी विलयन को अनंत तक तनुकृत करने पर मतलब उसमें पानी मिलाने पर या विलायक का मात्रा बढ़ाने पर करने पर प्राप्त विलयन की मोलर अथवा तुल्यांकी चालकता ही अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर या तुल्यांकी चालकता, मोलर अथवा तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। तुल्यांकी चालकता ये चीज क्या कहलाएगा भाई? तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। अब यहां से थोड़ा सा हम ये बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी। तो कुछ वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? डिबई, हकल और आंसेगर। कौन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे डिबई और एक वैज्ञानिक थे हकल और एक वैज्ञानिक थे आंसेगर। एक वैज्ञानिक थे आंसेगर। इन वैज्ञानिकों ने क्या काम किया? कुछ वर्क किए। वर्क क्या थे भाई? ग्राफ बनाया। ये ग्राफ बनाया इन्होंने कुछ। ग्राफ में इन्होंने क्या किया? एक तरफ लिया सांद्रता, इधर ले लिया मान लो सांद्रता, इधर को क्या लिया? सांद्रता को ले लिया। मान लो मैं सांद्रता ले रहा हूं 0.1 मोल प्रति लीटर, 0.2 मोल प्रति लीटर, 0.3, 0.4, 0.5। ये हमारा क्या है? सांद्रता है। ये हमारा क्या है भाई? सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। और ऊपर की तरफ इन्होंने क्या ले लिया? मोलर चालकता। क्या ले लिया? मान लो मोलर चालकता। और मोलर चालकता आपका किसमें होता है पता ही है। यहां पे मैं मान लू मोलर चालकता हमारा 0.1 आपका ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेमी स्क्वायर हो। यहाँ पे क्या हो? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ये हो गया। मैंने इन्होंने अगर मैं मान लो एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट, मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है? पोटेशियम क्लोराइड। तो जानते ही हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें पार्टिकल्स डिसोसिएट पहले ही हुए रहते हैं। विलयन को तनुकृत करेंगे तो आयनों का सिर्फ क्या बढ़ेगा भाई?
आयनों की क्या बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। सिर्फ क्या बढ़ेगी, सॉरी, आयनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो कुछ हमारा ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है कि मतलब ये इसका ग्राफ था KCl के लिए, इसके लिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए। जैसे जैसे सांद्रता आपका देख रहे हैं घट रहा है, उस तरीके से आपका क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग, ये जैसे जैसे सांद्रता आपका देखिए घटता गया, सांद्रता जैसे जैसे आपका घटता गया, उस तरीके से ये क्या होता गया भैया, आपका जो था मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा था। तो दिख रहा है जैसे जैसे सांद्रता घट रहा था, पहले 0.5 पे था तो भैया ये मोलर कंडक्टिविटी 0.4 पे आया तो ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद 0 पॉइंट आपका 2 पे आया तो ये मोलर कंडक्टिविटी, 0.1 पे आया तो ये मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद सांद्रता जब गायब हो गई तो भाई क्या हुआ कि आगे के टॉपिकों में कोई इंक्रीजमेंट हुआ ही नहीं। तब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि इसमें इंटरसेप्ट एक बनाइए, एक क्या बनाइए, इंटरसेप्ट। तो उन्होंने यहां से एक स्केल लगाकर इंटरसेप्ट फाइंड किया, ठीक, एक इंटरसेप्ट फाइंड किया। ये इंटरसेप्ट एक पा गए, जहां पर कटान बिंदु हम लोगों को कहां मिल रहा था, ये दिख रहे हैं, जहां पर इसने इस बिंदु को काटा, इसी को इन्होंने क्या बोला, अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्ट। बात समझ में, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाया, इन्होंने एक पोटेशियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन लिया, उसमें चेक करते गए कि जैसे जैसे इन्होंने पानी मिलाया वैसे वैसे देखा कि उसकी मोलर चालकता बढ़ रही थी। जैसे जैसे पानी मिलाते गए विलयन का क्या हो गया, सांद्रता कम होता चला गया। इधर से इधर चलने पर सांद्रता क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे पानी मिलाते गए विलयन की सांद्रता कम होती गई, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली गई। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती गई, बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि सांद्रता बिल्कुल खत्म हो गया, नगण्य हो गया। उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना बंद हो गया, मतलब मोलर चालकता का बढ़ना बंद हो गया। फिर इन्होंने क्या काम किया, जैसे ही रुका वहीं पर एक इंटरसेप्ट स्केल लगाकर एक क्या किया, इंटरसेप्ट बनाया, और जहां पर यह रेखा काट रही थी उस बिंदु को इन्होंने क्या मान लिया, लैम्डा इन। क्या मान लिया, लैम्डा इन। अब इन्होंने कहा कि ये सरल रेखा के समीकरण से, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, y बराबर यम यक्स प्लस सी, यही पढ़ते हैं। y एक्सिस पे देखिए कौन मिल रहा है बेटा, y एक्सिस पे कौन मिल रहा है, y एक्सिस पे अगर आप जाएंगे तो कौन मिल रहा है, लैम्डा m, आई मीन मोलर चालकता। थोड़ा सा स्लोप देखिएगा, स्लोप नहीं है तो यहां पे ऑनसेगर, डिबाई हकल ऑनसेगर ने अपना एक दे दिया था, रूट में b मान लिया था, ठीक है, और सॉरी माफ कीजिएगा, b इंटू रूट में c, b मान लिया था। क्या मान लिया, कॉन्सेप्ट इन मतलब मान लिया कि भैया प्रवणता क्या है, b है, और ये आपका क्या कर दिया, x एक्सिस पे क्या है, रूट c। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंटरसेप्ट हमारा क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट मतलब कटान बिंदु लैम्डा इनफाइनाइट, और वही ढाल ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। ओके, ये हो गया। अब यहां से अगर लैम्डा इनफाइनाइट निकालना हो, इसे इस तरफ ले चलिए, इसे इस तरफ लेकर आइए। क्लियर, माफ कीजिए गलत हो रहा, ढाल नीचे की तरफ है तो हम ढाल को माइनस में लिखेंगे, माइनस बी रूट में सी, और आपका क्या हो गया, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट। इस वैल्यू को उस तरफ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा m प्लस बी इंटू रूट में सी। ये डिबई हकल और आंसेगर का क्या था भाई, रूल था, जो इन्होंने किसके लिए दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए दिया था मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था। और ये आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या आ गया, लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू लैम्डा m प्लस बी इंटू रूट में सी। क्लियर है।
हो गया भाई। चलिए, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ गया। अब यहीं पर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी करते, किसकी करते? वीक इलेक्ट्रोलाइट। आ जाइए थोड़ा सा देख लें। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते भाई, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाने जाता, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता, सर कैसा ग्राफ आता? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर सेम ऐसे ही मैं ग्राफ बनाने जाता, सेम ऐसे ही। इधर मैं लिखता √3, इधर मैं क्या लिखता? लैम्डा एम, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। इधर हमारा क्या हो जाता? इसी तरीके से हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब लिख सर मोलर कंडक्टिविटी। बट इसके केस में थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, सांद्रता बढ़ती, तो नंबर ऑफ अल्फा मतलब डिसोसिएट पार्टिकल्स की संख्या भी बढ़ती। तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से चलता, वाह उड़ जाता। ये कहीं पे कटान बिंदु बनता ही नहीं, और कटान बिंदु नहीं बनता तो भैया y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी के अकॉर्डिंग हम इसके मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो भैया कैलकुलेट करें तो करें कैसे? सवाल ये उठा। जब सवाल ये उठा तो भैया आ गए वैज्ञानिक कोलराउस। कौन आ गए? कोलराउस। तो आ जाइए कोलराउस की। इन्होंने इसकी कहानी बयां की कैसे नहीं? कोलराउस, वैज्ञानिक कोलराउस का। कोलराउस का नियम इन्होंने क्या कह दिया? अब इन्होंने दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में कहानी, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो होती है, अनंत तनुता पर उसके आयनों के मोलर चालकता अथवा तुल्यांकी चालकताओं के योग के, मतलब चालकताओं का मान का क्या होता है? योग। क्योंकि आपको पता है कि दो आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, तो उनके आयनों के चालकताओं के मतलब मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है। ऐसा किसने बोला? वैज्ञानिक कोलराउस। क्या बोला? फिर से दोबारा सुन ले। इन्होंने क्या कहा? किसी भी वैद्युत, किसी भी वैद्युत अपघट्य, किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर अथवा आपका क्या कह सकते हो, तुल्यांकी, मोलर अथवा तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर उसके आयनों, सॉरी, उसके आयनों, आयनों का मतलब कौन हो गया? दो हो गए, एक कैटायन और एक कौन हो गया? एनायन। उसके आयनों के अनंत तनुता पर, के आयनों के अनंत तनुता पर मोलर अथवा
तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है। क्लियर? इन्होंने क्या कह डाला कि किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन का अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता उसके आयनों के अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया बता दीजिए कि CH3COOH एसिटिक अम्ल का मोलर चालकता क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे सर एसिटिक अम्ल की मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगा, तो हम क्या बात करेंगे सर इसका अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है मतलब लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है किसके लिए CH3COOH आई मीन एसिटिक अम्ल के लिए, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए लैम्डा इनफाइनाइट यम इसका CH3COO नेगेटिव मतलब एसीटेट आयन का और प्लस किसका चाहिए सर चाहिए हमें किसका हाइड्रोजन आयन का। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन की हमें क्या मिल जाए अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो हमें एसिटिक अम्ल की क्या मिल जाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिल जाएगी। बात समझ में आया? मिल जाएगी, क्या हो जाएगी भाई मिल जाएगी। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड का अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके आयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है बराबर। और एक बात ध्यान रखिएगा किसी भी आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके जनक यौगिक के मतलब जिस यौगिक का मूल कण है उस पर निर्भर नहीं करता है। बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? किसी भी आयन की अनंत तनुता पर चालकता उसके जनक मतलब जिससे वो मिला है जनक यौगिक पर निर्भर नहीं करता है, मतलब पेरेंट कंपाउंड पर डिपेंड नहीं करता है, यौगिक पर निर्भर नहीं करता है। ओके, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? उसके जनक कार्बन पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। फार्मूला लिख लें। अगर हमसे क्या पूछ रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर चालकता, तो फार्मूला हो जाता है आपका लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ कैटायन प्लस कोएफिशिएंट आप क्या कह सकते हो स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ एनायन इनटू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एनायन की चालकता। ये मोलर चालकता के लिए फार्मूला बन गया, जहां पर लेमडा एम क्या है, लेमडा एम बराबर ये लेमडा इनफाइनाइट एम बराबर क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है ठीक, लेमडा इनफाइनाइट सी अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता। क्लियर? अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता है, कंफर्म है। आर सी क्या है धनायन का स्टाइकियोमेट्रिक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। ओके,
स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। इनफाइनाइट, लैम्डा इनफाइनाइट ए अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक। और आपका क्या है भाई, ये आपका क्या चलेगा, ऋणायन का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक रहेगा। मैट्रिक गुणांक, ओके, क्लियर हो गया। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, क्लियर हुआ बच्चों, नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा तुल्यांकी चालकता के लिए फार्मूला देख लें, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के लिए। एट द लैम्डा इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तुल्यांकी चालकता के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ओके, ये हो गया, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया, कंफर्म है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। आगे टॉपिक हम चलते हैं, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, क्या क्या एप्लीकेशन है कोलराउस के नियम। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हम याद कर सकते हैं, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर एवं तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में, चालकता ज्ञात करने में, ठीक, तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। बच गए भाई, अरे टाइम तो हो लिया रे भाई, टाइम तो हो, चलिए कोई नहीं। दूसरा आ जाइए, दूसरा पॉइंट बी, वियोजित आयनों की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजित आयनों की मात्रा ज्ञात करने में कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वियोजित आयनों की मात्रा मतलब डिसोसिएशन पार्टिकल्स नंबर अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा एम बटे लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और क्या हो जाएगा भैया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात जब निकालेंगे तो वो हमें वियोजित आयनों की संख्या दे देता है। नेक्स्ट आ जाइए, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, तीसरा
वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। वियोजन स्थिरांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? वियोजन स्थिरांक के बराबर फार्मूला हो जाता है सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। इसकी सहायता से हम वियोजन स्थिरांक की गणना नोट कर लीजिए। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल के टॉपिक में मिलेंगे हम। अब कोलराउस नियम से आगे हम चलकर चलेंगे, इसके सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोलराउस नियम खत्म, अब कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है और सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन। ओके, आज के लिए धन्यवाद।